जय हिंद बच्चों। रिकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में समित संख्याएं कहते हैं। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं, इकाई के घनमूल हैं, पूर्णांक हैं, मापांक है, इन सभी के बारे में हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर से। रियल नंबर्स, जिनको हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आपसे अगर कभी कोई पूछ दे कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं या इनसे तात्पर्य क्या होता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो रियल नंबर्स के बारे में आप बताएंगे ऐसी संख्या जिसका वर्ग 0 अथवा 0 से अधिक हो। A number is said to be real if its square is greater than or equal to 0. For example, root 3. Root 3 is a real number. 1/4 is also a real number. Pi is also real. 3.4. These all numbers are real numbers. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनको एक बार हम लोग डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। डेफिनेशन देखने के बाद फिर आप इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो रियल नंबर के बारे में आप बताएंगे ए नंबर इज said to be real comma if its square is non-negative. A number is said to be real if its square is non-negative. मतलब किसी संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाएगा यदि उसका वर्ग ऋणेतर संख्या हो। नॉन नेगेटिव को हिंदी में ऋणेतर संख्या कहते हैं। ऋणेतर कहा जाता है। ऋणेतर मीन्स ऋणात्मक के अतिरिक्त। ऋणात्मक के अतिरिक्त अगर देखेंगे तो दो चीजें आएंगी, या तो 0 या धनात्मक। मैथमेटिकली आप ये बोल सकते हैं x such that x square is greater than or equal to 0। जिन संख्याओं का वर्ग 0 अथवा 0 से अधिक हो उन्हें वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। नाउ एक और डेफिनेशन रियल नंबर्स के बारे में बता सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल अगर रियल नंबर्स का पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं 1 √2 3/4 पाई e 2.7 1.6345 6345 ... These all are real numbers। तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा समझ में आ गई होगी। वास्तविक संख्याओं के बाद अब आता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जिनको कि हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स से क्या सेंस होगा या क्या तात्पर्य होगा, ये हमें देखना है। इमेजिनरी नंबर्स हिंदी में काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बताएंगे ए नंबर इज सेड टू बी इमेजिनरी। ए नंबर इज सेड टू बी एन इमेजिनरी नंबर
if its square is नेगेटिव, यानी यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो तो उसे आप काल्पनिक संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल -2, 3i, दीज ऑल आर इमेजिनरी नंबर्स, ये सभी काल्पनिक संख्या। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को अगर सही से समझना है तो सबसे पहले हमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। जब वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं सही से पता होगी आपको, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को अच्छे ढंग से नॉलेज मिलेगी, समझ में आएगा, और मुख्य कार्य हमारा है सही से इस चैप्टर को समझना। तो ये दोनों संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अब इमेजिनरी नंबर्स में आई, जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, आई का मतलब आयोटा होता है। तो आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं उनके बारे में देखेंगे। Now we have to see about iota. You know, iota is denoted by I and it is root -1. The value of I square is -1. I to the power 3 is -I and I to the power 4 is 1. Similarly, if we have to write the value of I to the power -1, then it is -I. I to the power -2, it is -1. I to the power -3, it is +I. And I to the power -4 is 1. Therefore, ये I की पॉजिटिव पावर्स की वैल्यू है, ये नेगेटिव पावर्स की वैल्यू है। अब एक रिजल्ट अगर आप देखें तो यू कैन राइट 1 + I स्क्वायर + I क्यूब इक्वल टू 0। 1 + I स्क्वायर + I क्यूब इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। I स्क्वायर के प्लेस पे -1 लिखेंगे, I क्यूब के प्लेस पे -I लिखेंगे। 1 + I -1 -I, ये कैंसिल हो जाएगा। +1 से -1 कैंसिल, I से -I कैंसिल, रिजल्ट इज 0। तो ओवरऑल ये आप बोल सकते हैं या ये कहा जा सकता है कि यदि I की एक एक कर इंक्रीज होती हुई पावर्स के टर्म प्लस साइन से जुड़े हों तो उन्हें आप उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली जनरल रिजल्ट अगर आप देखें तो I to the power n + I to the power n + 1 + I to the power n + 2 + I to the power n + 3 is also 0। आप देख रहे हैं I के 1/1 पावर बढ़ते हुए, यानी घात एक एक करके बढ़ती हुई 4 पद प्लस चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हैं और इनकी वैल्यू आप देखते हैं 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि I to the power n कॉमन लिया जा सकता है। 1 + I स्क्वायर + I क्यूब इक्वल टू, ये पहले ही आप देख रहे हैं 0 है, 0 इंटू दिस 0 आ जाएगा। तो ये आप देखते हैं कि I की डिफरेंट पावर से रिलेटेड आपके टर्म्स हैं। अब आपको अगर कभी I की पावर कोई भी दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल I की किसी पावर का मान हमसे पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल I to the power 57,
तो I टू द पावर 57 की वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना है, इस घात को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आए, शेषफल आए, I की उतनी ही पावर आप लिख देंगे। तो 57 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा, 4 पंजा 4, रिमाइंडर इज 1, 7 नोट करेंगे, 4 4 जा 16 and you see that remainder is 1, so you can write this equal to I to the power 1, that is I। तो जनरल रिजल्ट अगर आपको नोट करना हो तो जनरल रिजल्ट क्या होगा, I to the power n equal to I to the power r, comma where r is the remainder comma when n is divided by 4, यानी I टू दी पावर n को I टू दी पावर r लिखा जा सकता है, जहां r n को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल है। और r की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो r की वैल्यू 0 से लेकर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, r हमारा इस इंटरवल में लाई करेगा। r का मान 0 से 3 के बीच में होगा, एज वेल एज r बिलोंग्स टू कैपिटल N, r बिलोंग्स टू कैपिटल W। तो एग्जाम्पल के लिए आपने I टू द पावर 135 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से आप देखेंगे 135 को 4 से डिवाइड किया जाएगा, और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आप देखेंगे 3 आएगा। तो आप I टू द पावर 135 को I टू द पावर 3 लिखेंगे, और आप जानते हो I टू द पावर 3 की वैल्यू कुछ देर पहले मैंने -I लिखाई थी। तो ओवरऑल इस प्रकार आप I की डिफरेंट पावर्स की वैल्यू लिख सकते हैं। आप देखेंगे 1 प्लस I होल स्क्वायर की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो इट इज 2I। 1 माइनस I होल स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे तो इट इज -2I। 1 प्लस I अपॉन 1 माइनस I अगर आपसे पूछा जाता है तो इट इज 1 प्लस I अपॉन 1 माइनस I इज I, एंड 1 माइनस I अपॉन 1 प्लस I इज -I। तो ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं, 1 प्लस I होल स्क्वायर, 1 माइनस I होल स्क्वायर, 1 प्लस I होल स्क्वायर, 1 माइनस I होल स्क्वायर इक्वल टू 2I माइनस 2I, I माइनस I, ये हमें याद रखनी है। क्योंकि अब प्रश्न आ गया आपसे n के न्यूनतम धनात्मक मान के लिए या n के न्यूनतम धनात्मक पूर्णांकी मान के लिए इसकी वैल्यू 1 अगर दी गई, हमें आपसे अगर पूछा गया है फॉर व्हाट लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n 1 प्लस I अपॉन 1 माइनस I इक्वल टू 1, n के किस न्यूनतम धनात्मक मान के लिए इसका मान 1 होगा। तो अगर आपको 1 प्लस I अपॉन 1 माइनस I की वैल्यू पता है कितनी है I, तो इस प्लेस पे आप I लिख देंगे और I टू द पावर n इक्वल टू 1। अब आपसे n की न्यूनतम पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू अगर मिनिमम देखें तो फॉर n इक्वल टू 4 इट विल बी 1। तो इस प्रश्न का आंसर लिख देंगे n इक्वल टू 4 के लिए ये वैल्यू आपकी 1 आएगी। और दूसरी चीज है कि जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रश्न को ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने पूछा था n के किस न्यूनतम धनात्मक पूर्णांकी मान के लिए। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए n के किस न्यूनतम
पूर्णांकी मान के लिए धनात्मक शब्द ना आए, किस न्यूनतम n के न्यूनतम पूर्णांकी मान के लिए। तो न्यूनतम पूर्णांकी मान के लिए जो ऑप्शन दे रखे आपको, सपोज करो फर्स्ट ऑप्शन में आपको 0 दिया गया है, बी में 4 दिया गया है, सी में 2 दिया गया है, डी में नन ऑफ दीज दिया गया है। तो अब अगर लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू आपसे कही जा रही है तो आप ऑप्शन ए मार्क करेंगे, क्योंकि 0 इन सभी में लीस्ट इंटीग्रल है वर्तमान में। हो सकता है नन ऑफ दीज के प्लेस पे -4 दे दिया जाए आपको, तो अब आप ऑप्शन 0 नहीं मार्क करेंगे बल्कि डी मार्क करेंगे, क्योंकि इन सभी में -4 न्यूनतम पूर्णांकी मान है। वैसे जनरली लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू के बजाय लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू या और भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूछ देगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n it is 1। n के किस मान के लिए 1 + i होल पावर n की वैल्यू 1 होगी। तो अब आप देखेंगे कि केवल एक रिजल्ट ही संभव है, वो है 0। n = 0 के लिए ही 1 + i होल पावर n की वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा n का कोई भी इंटीग्रल मान लिया जाएगा तो ये कभी 1 नहीं आएगा। 1 से अलग आ सकता है लेकिन 1 नहीं आएगा। तो ये आपको जो 4 रिजल्ट्स मैंने लिखाए हैं ये हमें याद होने चाहिए। इसके बाद अब आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हिंदी में समिश्र संख्या कहते हैं इसे। समिश्र संख्या की बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप शॉर्ट में बताएंगे z = a + ib रूप की संख्या, z = a + ib रूप की संख्या समिश्र संख्या कहलाती है, जहां a, b belongs to R, जहां a और b वास्तविक संख्या है। You can say that the number of the form z = a + ib is called complex number where a and b belongs to R. Now z = a + ib रूप की संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या कहते हैं। प्रत्येक समिश्र संख्या में 2 भाग होते हैं, एक वास्तविक भाग होता है और एक काल्पनिक भाग होता है। यदि आपसे इसका रियल पार्ट पूछे तो रियल पार्ट यानी किसी भी समिश्र संख्या z का वास्तविक भाग रियल z से रिप्रेजेंट होगा एंड इट इज a, एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज डिनोटेड बाय इमेजिनरी z एंड you see it is b। जनरली बच्चों से गलती हो जाती है कि जब कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z = 3 + 4i का वास्तविक और काल्पनिक भाग पूछा जाता है तो वास्तविक भाग तो आंसर में ठीक बताते हैं कि इन दिस कंडीशन रियल पार्ट इज 3, लेकिन इमेजिनरी पार्ट बताते समय वो 4i बता देते हैं। आपको i नहीं बताना है, ओनली द मल्टीपल ऑफ i का जो भी गुणज है आपका या i का गुणांक यहाँ पे जो भी है वो उसका काल्पनिक भाग होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमसे रियल पार्ट पूछे तो रियल z is 3 whereas इमेजिनरी z is 4। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। फिर से एक बार देख लें, ए नंबर ऑफ द फॉर्म z = a + ib is known as complex number where a and b belongs to R. Real part of this complex number is small a and imaginary part of this complex number is b. Now
अब इसके बाद क्या देखना हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद अब आपको इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, इनके बारे में देखना है। पहला टर्म अगर आप देखें, फर्स्ट टर्म, तो आपसे पूछ देगा मॉड्यूलस, यानी किसी भी समी संख्या का मापांक क्या होता है। सेकंड, कॉन्जुगेट, संयुग्मी, संयुग्मी क्या होता है। थर्ड, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, यानी कि पूर्णांक। ये तीन चीजें तो मुख्य रूप से प्रत्येक समी संख्या की हमें पता होनी चाहिए, मापांक, संयुग्मी और पूर्णांक। तो वन बाय वन हम लोग इनको देखेंगे कि मॉड्यूलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आप बताएंगे, इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी is a complex number, then its modulus is denoted by mod z and it is root a square plus b square। किसी भी समित संख्या का मापांक उसके वास्तविक और काल्पनिक भागों के वर्गों के योग का वर्गमूल होता है। जैसा कि मैंने फार्मूले के रूप में लिखा है, z इक्वल टू a प्लस आई बी का वास्तविक भाग a है, काल्पनिक भाग b है, और जब इसका मापांक मॉड z लिखा गया है तो आप देखते हैं मैंने लिखा है वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग और दोनों के योग का स्क्वायर रूट। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 8 प्लस 6i, देन इट्स मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय मॉड z इक्वल टू रियल पार्ट होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर plus imaginary part square means 6 square. You will see that it is 64 and this is 36. Overall you will get 10. So the modulus of this complex number is 10. ये तो फार्मूला हो गया है। इन वास्तव में किसी भी समी संख्या का मापांक क्या होता है, एक मिनट जरा इसको देखेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे या हमें पता होना चाहिए कि every complex number can be represented by a unique point in the complex plane। तो अब एक नया शब्द आ गया है, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन, ये तीनों एक ही समतल के नाम हैं। हिंदी में इनको सम्मिश्र तल मुख्य रूप से कहा जाता है। तो सम्मिश्र तल का मतलब एक ऐसे तल से होता है जिसमें एक्स एक्सेस रियल एक्सेस का एक्स एक्सेस रियल एक्सेस होता है और वाई एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस होता है। तो एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश एंड दीज टू एक्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, तो ओ आपका मूलबिंदु कहलाएगा। एक्स एच आपका रियल एक्सेस कहलाएगा और रियल एक्सेस हिंदी में वास्तविक अक्ष कहेंगे। और वास्तविक अक्ष का समीकरण अगर कभी पूछे तो y इक्वल टू 0। वाई एक्सेस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सेस, हिंदी में इसको काल्पनिक अक्ष कहेंगे और काल्पनिक अक्ष का समीकरण होता है x इक्वल टू 0। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि every complex number can be represented by a unique point in the complex plane। तो एग्जाम्पल के लिए z इक्वल टू a प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय पॉइंट p with coordinates a, b। Then the distance of p from origin, distance of p from origin denotes the modulus of the given complex number। कहा जा सकता है कि किसी भी समित संख्या का मापांक
सम्मिश्र तल पर उस सम्मिश्र संख्या को निरूपित करने वाले बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होता है। यहां आप देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया। P की अगर उसे डिस्टेंस निकाली जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से OP इक्वल टू √a² + b² आएगी और यही दी गई सम्मिश्र संख्या का मापांक है। तो मापांक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लें, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक सम्मिश्र तल पर उस सम्मिश्र संख्या को निरूपित करने वाले बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होता है। इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एज द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये मापांक हो गया आपका। मापांक के बाद अब आता है कि किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है। तो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Conjugate of complex number। तो आप बताएंगे if z equal to a plus ib is a complex number, then its conjugate is denoted by z bar and it is a minus ib। किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी उसके काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलने से प्राप्त होता है। बहुत से केस में बच्चों से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखते समय गलती हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखने के लिए बीच में जो चिन्ह होता है उसको बदल दिया जाता है। लेकिन बीच में तब बदला जाता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में नहीं है, सपोज करो किसी ने हमसे पूछ दिया 2i + 3 का संयुग्मी क्या होगा, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप जल्दबाजी में 2i - 3 लिख देंगे और जो कि गलत हो जाएगा। बीच का चिन्ह बदलते यदि आप पहले इसको इस रूप में लिख लेते, इफ यू राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस फॉर्म 3 + 2i, देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी 3 - 2i। तब आप बीच का चिन्ह बदलते। अदरवाइज जो बात मैंने बताई आपको कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी लिखने के लिए आप उसके अधिकल्पित भाग का चिन्ह बदलेंगे, यानी वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इन दिस केस इफ यू हैव टू राइट द conjugate of this complex number, then we have to change the sign of this part, यानी कि its conjugate will be -2i + 3, which is same as 3 - 2i। तो ये चीज समझ में आई होगी आपको। इसके बाद संयुग्मी की प्रॉपर्टीज आएंगी। संयुग्मी की प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे। अभी एक चीज और रह गई है जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो ये रह गया है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में शुद्ध वास्तविक समित संख्या कहा जाता है, और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को शुद्ध काल्पनिक समित संख्या कहा जाता है। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं इसके बारे में अगर आप देखें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib is said to be purely real complex number if
imaginary part of the given complex number is 0, that is b equal to 0। शुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या होने की शर्त है कि उस समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग शून्य होना चाहिए। अब शुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या होने के लिए यदि काल्पनिक भाग शून्य होना चाहिए तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि शुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या होने के लिए दी गई समिश्र संख्या का वास्तविक भाग शून्य होना चाहिए। इट मीन्स a complex number z equal to a plus ib is said to be purely imaginary complex number if imaginary z, if real z equal to 0, real z equal to 0, that is a equal to 0। शुद्ध काल्पनिक, शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गए हैं। अब अगर कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे, क्या पूछ देगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा माइनस 4i विल बी प्योरली रियल। अर्थात लैम्डा के किस मान के लिए ये समिश्र संख्या शुद्ध वास्तविक होगी। तो शुद्ध वास्तविक के लिए आपको कंडीशन मैंने बताई, शुद्ध वास्तविक शब्द आए तो काल्पनिक भाग को 0 कर देना है और शुद्ध काल्पनिक शब्द आए तो वास्तविक भाग को 0 कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूछा गया लैम्डा के किस मान के लिए ये शुद्ध वास्तविक होगी, तो इट्स इमेजिनरी पार्ट लैम्डा माइनस 4 को आप 0 के बराबर रख देंगे और दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 4। सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड for what value of mu the complex number mu minus 1 plus 4i will be purely imaginary। mu के किस मान के लिए ये समिश्र संख्या शुद्ध काल्पनिक होगी, तो शुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या होने के लिए वास्तविक भाग 0 होना चाहिए, that is mu minus 1 equal to 0, this implies mu equal to 1। तो ये आपने शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्याओं के बारे में देखा। बच्चों एक चीज और, जो भी यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप आगे उस चीज को दोबारा समझ सकें। और जो भी चीज आपको मैंने पढ़ाई इसमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि और अच्छे ढंग से आपको हम एक्सप्लेन कर सकें। और आप लोग जितना वीडियो के बारे में कमेंट लिखेंगे कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई या आई है, मेरा उतना ही ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा और अच्छे ढंग से आपको समझाने का जो भी प्रयास हो सकता है अपने स्तर से उसको करेंगे। दूसरी चीज़ है कि लाइक और अनलाइक दोनों में से एक ना एक अवश्य करना है आपको। लाइक करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छा लगा, और अगर अनलाइक में आप मार्क करते हैं तो जरूर हम ये और सोचेंगे कि हमें और अच्छे से अच्छा वर्क करना है। और हमारा प्रयास यही है कि इन वीडियोस को देख के आप बेसिक देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज हम लोग एक ही दिमाग में बात बैठी रहती है कि शॉर्ट में क्वेश्चन हो जाए, शॉर्ट में, या बहुत से लोग ट्रिक के बारे में सोचा करते हैं। ट्रिक एक ऐसी चीज है जो किसी के सिखाने से हमें नहीं, जितना ज्यादा आप स्वयं उस कार्य को करेंगे, जितने ज्यादा बार क्वेश्चन लगाएंगे आपको उतने ही उसके लगाने के मेथड आएंगे और उन्हीं मेथड में से एक मेथड ऐसा मिलेगा आपको जो उस प्रश्न को हल करने का सर्वाधिक छोटा तरीका होगा। और वही छोटा तरीका आप जब अपनी लैंग्वेज में उसको फार्मूले के रूप में डिराइव कर लेंगे तो वही आपके लिए मतलब ट्रिक का कार्य करेगी। तो ट्रिक एक ऐसी चीज है जिसको आप चाहें तो स्वयं डेवलप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जहां तक संभव होगा मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक जो भी संभव है, फिर जितना ज्यादा आप अपने स्तर से समझेंगे आपको लाभ होगा।
तो आज के लिए बालकों यहीं तक। जय हिंद।